Hello, students. Today we are going to study some questions based on monotonic sequences, whether they are monotonically increasing or decreasing, how to solve the questions. I have taken some of the questions. Let's do them. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं, बाउंडेड कब होती हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं, वो बाउंडेड कब होती हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट टुडे. प्रूव दैट द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस का आपका nth टर्म दी हुई है. हमें प्रूव करना है कि इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. बहुत इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें ज़्यादा. तो लेट्स स्टार्ट. ए एन एथ टर्म हमने ले ली, 3n-1 4n+5. इसी में हमने an+1 ले ली, क्योंकि हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तभी चेक करते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, या फिर इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है. मतलब डिपेंड करेगा कि आपका nth टर्म nth प्लस 1th टर्म से ग्रेटर है या लेसर है. तो इसलिए हमें an किया, n+1 किया, जहाँ n है वहाँ n+1 रख के हमने उसको सिंप्लीफाई किया. देन इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वी गेट an+1 माइनस an, और वो आपके पास आता है 3n+2 माइनस 3n-5, ये आ गया. और उसके बाद आपके पास टर्म्स आ रही है, इनको सॉल्व करने के बाद वी गेट डिनोमिनेटर एंड टेकन द एलसीएम, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 19 4n+1. अब ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. क्यों? बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और n 1 से स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 4 + 5 होगा फर्स्ट टर्म, 9, और 4 + 9 होगा, दैट इज़ 13 इंटू 9 पॉजिटिव टर्म आएगी. अबव भी जो न्यूमरेटर में है वो भी 19 है, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव टर्म, सो देयर होल टर्म इज ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, an+1 और इन दोनों का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास an+1 इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि an is smaller than an+1, an+1 is bigger than an, और उसके बाद n+2, n+3, n+4, यानी कि जो भी टर्म्स हम लेंगे वो सारी इंक्रीजिंग जाएगी. तो देयरफॉर इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई. उसके बाद हमें शो करना है कि इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस. अब बाउंडेड क्या होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर ये बाउंडेड अबव होती है, जो हमने लास्ट थ्योरम ने पढ़ा था. तो उनके प्रूफ्स भी आपको पढ़ने चाहिए, बिकॉज कई बार एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो अब आपके पास है, हमें बाउंडेड अबव प्रूफ करना है. तो सिंस n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, तो बिलो तो ये बाउंडेड है ही, क्योंकि n अगर 1 लेते हैं, मिनिमम जो हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन 0. कैसे? n में 1 किया, 3-1 2 हो गया, n में 1 किया, 4+5 9 हो गया, तो आपके पास आ गया 2/9. इट इज़ ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज़ बाउंडेड बिलो. अब हम बाउंडेड अबव के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. नाउ 3n-1 इज़ डिवाइडेड बाय 4n+5. क्यों करेंगे? ताकि हम इसे रिमाइंडर क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकें. तो हमने इसको डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पे लिखा है 4n+5 डिवाइडेड बाय डिवाइड्स द 3n-1. तो इसमें हमने 3/4 मल्टीप्लाई किया, एंड वी गेट द रिमाइंडर -19/4. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3/4 क्वोशंट माइनस रिमाइंडर ओवर द डिवाइजर. तो 19/4 डिवाइडेड बाय 4n+5 विच इज़ लेस देन 3/4, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ माइनस करेंगे 0.1 0.2 या जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है फॉर n, बिकॉज n यहाँ पे वेरी करेगा 1 से लेके आगे तक, इन्फिनिटी तक. तो हमारे पास ये टर्म तो हमेशा ही लेस देन 3/4 रहेगी, क्योंकि ये डिफरेंस आएगा इसमें इन दोनों का. तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज an एंड इट इज़ ऑलवेज less than 3/4 for all n belongs to natural number set. Therefore it is bounded above, क्योंकि ऊपर से भी होगी. Now it is bounded below as well as bounded above. Therefore an is bounded. तो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या होती है, इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है. एंड वी नो दैट, हमने थ्योरम करी हुई है कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो, तो देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट.
नाउ तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, हेंस वी हैव प्रूव्ड ऑल द थ्री कंडीशंस. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन विच इज गिवन लाइक दिस ए एन, ये nth टर्म दी गई है, इज कन्वर्जेंट. हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस होगी, जो ए एन इस तरीके से डिफाइन होता है, जो nth टर्म इज डिफाइन है, इट इज़ कन्वर्जन. अब वो हमारे पास क्या है, अगर ए वन होगा तो हमारे पास ए वन तक ही जाएगा, तो मतलब यहाँ पे वन आएगा तो टू की पावर जीरो दैट इज़ वन, तो ये सिर्फ वन. अगर टू होगा तो टू का मतलब है टू की पावर टू माइनस वन दैट इज़ वन, तो ये हमारे पास यही दो टर्म आएंगे. अगर थ्री होगा तो थ्री टर्म्स आएंगी, फोर होगा तो इस तरीके से एन टर्म्स हैं. अब एन तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट ही रहेगा. तो हमें यहाँ पर भी वैसे ही स्टार्ट करना है. ए एन लिखा, ए एन प्लस वन लिखा. ए एन प्लस वन में क्या करेंगे, एन की जगह पे एन प्लस वन लिखेंगे एंड वी गेट एन. तो यहाँ तक की टर्म्स गई, बाकी भी टर्म्स आएंगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल्स टू वन ओवर टू रेज टू पावर एन विच इज ग्रेटर देन जीरो. इन दोनों का डिफरेंस क्यों ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, एन इज इक्वल्स टू वन. मिनिमम वैल्यू इनकी वन हो सकती है, तो हम मिनिमम वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है. अगर एन 100 भी होगा तो भी हमारे पास वन की पावर जिस टू रेस्ट पर 100 है, तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. देयरफॉर ए एन प्लस वन माइनस ए एन हमारे पास ये आ गया ग्रेटर देन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है. अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर हम ये शो कर दें कि अब बाउंडेड है फ्रॉम अबव साइड, देयरफॉर इट इज देन इट बिकम्स कन्वर्जेंट. ठीक है, तो ए एन आपके पास टर्म आ गई ये वाली, तो हमारे पास वैल्यू आ गई वन प्लस वन ओवर टू, ए एन टर्म है. अब इसको हमने, क्योंकि ये क्या है, जीपी है, जीपी के से वन ओवर टू का रेशियो आ रहा है हर एक में, तो हमारे पास जीपी की टर्म में आ रही है ये एडिशन, तो हमने सम ऑफ जीपी निकाल दिया. वन वन बाई टू का स्क्वायर थ्री एन माइनस वन तक, तो हमें जीपी का सम क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर. आर क्या है, वन बाई टू, हमने यहाँ पे रख दिया एंड वी गेट द वैल्यू दिस वन माइनस. ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है, एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दिस वी गेट टू माइनस समथिंग. और टू माइनस समथिंग क्या है, माइनस अब कुछ भी करोगे 0.0001 भी करोगे तो भी ये क्वांटिटी पूरी की पूरी लेस देन टू ही रहेगी. इसका मतलब ये टू अबव इसको बाउंड कर रहा है, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव है, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. Now next question is very important, many times it has been asked. तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं. तो show that the sequence xn, कोई sequence xn दी हुई है जिसमें x1 जो फर्स्ट टर्म है वो रूट टू होती है और nth टर्म हमें डिफाइन किया गया है ये रूट टू प्लस एक्स एन होते हैं, टू प्लस एक्स एन. ये बताना है कि इट इज़ बाउंडेड है, मोनोटॉनिक है और कन्वर्जेस टू टू है. ये नहीं बताया मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, जस्ट मोनोटॉनिक लिखा है कि हमें प्रूव करना है. तो अब देखते हैं क्या है ये. तो गिवन सीक्वेंस आपके पास एक्स एन है, डिफाइंड है एक्स वन फर्स्ट टर्म एक्स एन प्लस वन जो इस तरीके से दी गई है. तो स्टेप वन है वी हैव टू प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे ऑपरेट करते हैं. वेरी इजी मेथड है. तो एक्स एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, वो हमें कैसे पता चलेगा. देखें, एक्स वन हमें पता है रूट टू है, एक्स टू हमारे पता है रूट टू प्लस एक्स वन है ना, ये चीज़ हमें दी हुई है. एक्स एन प्लस वन हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक्स एन प्लस वन दिस वन, तो इसका मतलब इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, एक्स एन हो गया. अगर ये ग्रेटर देन एक्स एन है तो हमारे पास एक्स वन एक्स टू हमने निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है रूट टू प्लस रूट टू विच इज़ ग्रेटर देन. अब ये टू में रूट टू ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर होगा टू प्लस ज़ीरो से, क्योंकि ज़ीरो से तो बड़ी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ी ही वैल्यू आएगी. और इस तरीके से ये रूट टू से भी बड़ा हुआ और रूट टू क्या है एक्स वन है, इसलिए हमें क्या पता चला एक्स टू इज़ ग्रेटर देन एक्स वन. ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हैं, इसलिए हम एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन लिया, मान के चल रहे हैं ना. फिर ये वन के लिए देखते हैं एन वन के लिए ट्रू है कि नहीं, तो हमारे पास वन के लिए ट्रू हो गया. और अगर वन के लिए ट्रू है तो हम लेके चलते कि लेट ये के लिए भी ट्रू होता है, कोई भी के. तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एन इज इक्वल टू के लिए एक्स के प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स के. अगर एक्स के प्लस वन ग्रेटर देन एक्स के है तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, रूट में लिखी ना, बिकॉज हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इट इज़ रूट टू प्लस एक्स के प्लस वन ग्रेटर देन रूट टू प्लस एक्स के. यही आती है ना वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस टर्म. अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की टू प्लस एक्स के प्लस वन
और ग्रेटर देन 2 प्लस एक्स के आ गया। अगर इस तरीके से आता है तो हम इसको भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो यही चीज़ आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स के प्लस 2 विच इज़ ग्रेटर देन एक्स के प्लस 1। ये कैसे आया, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, है ना। तो ये चीज़ कैसे आई, ये इसी वजह से आई ना। देन वी हैव एक्स के प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स के प्लस 1, और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1। ये हमने के लिए चेक किया और ए के प्लस 1 के लिए भी आ गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है, बट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एक्स एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बताने के बाद हमें बाउंडेड बताना है। अब बाउंडेड बताने के लिए हम प्रूव करेंगे कि क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इट इज बाउंडेड अबव होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। एक्स एन हमने मान के चल रहे हैं कि एक्स एन आपके पास क्या है, इट इज़ लेस देन 2, ठीक है। एक्स एन इज़ बाउंडेड अबव बाय 2 ऑटोमेटिकली। तो एक्स वन की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज़ √2 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 2, ठीक है। देयरफॉर रिजल्ट 2 जो आपके पास आ रहा है इज़ ट्रू फॉर, रिजल्ट 2 इज़ ट्रू फॉर, अब रिजल्ट 2 यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज़ ट्रू, रिजल्ट 2 इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू एम के लिए भी ट्रू होगा। जैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन में करते हैं, पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि ट्रू है कि नहीं। 1 के लिए तो √2 वैल्यू आ गई, 1 के लिए √2 आ गई, इट इज़ लेस देन 2, तो हम मान के चल रहे हैं कि एन इज इक्वल्स टू एम के लिए भी ये ट्रू है। अगर एम इज इक्वल टू ट्रू है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड करा दोनों साइड्स। अब हमें बताना है ना कि एम प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो 2 प्लस जो टर्म दोनों तरफ 2 ऐड किया, क्योंकि 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐड हो रही है, तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेस रूट ले लिया दोनों साइड एंड वी गेट पॉजिटिव रूट, हमने यहाँ पे लिया पॉजिटिव रूट, हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स एम प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन 2। अब रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस 1, बट वी नो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 भी है। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट इट इज बाउंडेड अबव बाय 2, ठीक है। नाउ स्टेप 1 और 2 जो हमने किए, 1 के लिए हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बता दिया, बाउंडेड अबव बता दिया। देयरफॉर द सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट, एक्स एन इज कन्वर्जेंट, लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स आता है, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट हमने बताना है, अब लिमिट भी तो पता होनी चाहिए कि क्या आपके पास किस वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है। तो लिमिट एक्स एन हम मान के चल रहे हैं कि इसकी लिमिट एक्स है, ठीक है। तो लिमिट एक्स एन प्लस 1 क्या आएगी, इसकी लिमिट भी सेम ही आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपके पास हर एक टर्म जो nth है, n प्लस 1th है, वो सारी सारी एक ही जगह कन्वर्ज करेगी। लिमिट तो एक ही रहती है ना, यूनिक होती है, तो इसलिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी √2 प्लस एक्स एन। अब ये एक्स एन आ गया, अब इसकी लिमिट है वो एक्स है, इसकी लिमिट है वो आ जाएगी 2, क्योंकि एक्स एन की लिमिट एक्स है तो इसलिए 2 प्लस एक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्स एन प्लस 1 की लिमिट भी वही आएगी, ऑब्वियसली एक्स आएगी, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस तो सेम ही है। तो अब हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड वी गेट एक्स की वैल्यू 2 और -1। पर हमें पता है कि एक्स एन इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म, दैट इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो आपके पास एन जब भी आएगा, अगर 1 आएगा तो क्या आएगा, 2 प्लस x1, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास यहाँ पे भी पता है कि x1 की वैल्यू क्या है, √2, x2 की वैल्यू तो वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू है, तो इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव टर्म्स की है। तो हेंस वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यू विच इज़ लेस देन 0, therefore x is equals to 2 and therefore the sequence converges to the value of 2। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। लेट्स सी इसे कैसे करेंगे। इफ़ तो हमारे पास दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, ए एन एंड बी एन, वेयर बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स सीरीज, दैट इज ए एन इज ग्रेटर देन 0, बी एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। और ए एन हमें इस तरीके से दिया, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ ए एन प्लस बी एन होता है, और बी एन क्या होता है, इट इज़ द रूट ऑफ ए एन एंड बी एन। इसमें हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, जो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो लेट्स स्टार्ट प्रूव दैट, हमें बताना है कि ए एन और बी एन दोनों मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अब ये नहीं पता मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, वो देखेंगे। एंड द बोथ कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, और ये बोथ कन्वर्ज करती हैं सेम लिमिट को। अब हम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एज A1 B1, आप B1 को भी ग्रेटर देन A1 ले सकते हो, कोई भी टर्म ले सकते हो। अगर मैं A1 को ग्रेटर देन B1 लेती हूँ तो मैं अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नाउ AN प्लस 1 हमारे पास क्या टर्म आ रही है, 1/2 AN प्लस BN, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो AN प्लस 1 क्या है, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ AN और BN। अर्थमेटिक मीन होता है BN प्लस 1 जो है √AN इंटू BN है,
तो इसका मतलब बी एन प्लस वन जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए एन और बी एन की. नाउ देयरफॉर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. अब इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है कि ए अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जो. तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि टर्म्स आर सेम, ए एन भी है यहाँ पे बी एन है, उसी का ही आपका ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है. तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1/2. क्यों भाई, बिकॉज वी हैव टेकन ए वन इज़ ग्रेटर देन बी वन, तो ए एन इज़ ग्रेटर देन बी एन. अगर ए एन इज़ ग्रेटर देन बी एन है तो बी एन ऐड हो रहा है यहाँ और यहाँ हो रहा है ए एन ऐड, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इट इज़ लेस देन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 0.1 ले रहे हैं, यहाँ 0.2 ले रहे हैं, तो ये कौन चीज़ बड़ी है, 0.2, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम दिस greater from this term which is equal to an. तो therefore an plus 1 is less than an for all n. तो इसका मतलब क्या हुआ कि nth टर्म n plus 1th टर्म से बड़ी हो गई. अगर ये से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि नेक्स्ट जो टर्म आएगी an minus 1, जैसे an plus 1 is less than an is an minus 1, an minus 2 एंड सो ऑन, जो भी आप n ले रहे हो. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डिक्रीजिंग में जा रही है, ये डिक्रीजिंग में जा रही है. हाईएस्ट जो आपके पास n plus 1 है वो पर टर्म ए एन प्लस वन की लेसर है. तो देयरफॉर ऑल्सो बी एन प्लस वन की टर्म क्या हो रही है, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होती है, वो हमने इस तरीके से लिख दी. अब बिकॉज आपके पास ए एन क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन बी एन, तो इसका मतलब इट इज़ ग्रेटर देन रूट ऑफ बी एन. ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा. तो हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का रूट बी एन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर ऑल एन, विच इम्प्लाइज बी एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि एन प्लस वन इज, ठीक है, एन प्लस वन पोजीशन पर है ये बी एन प्लस वन, और एनथ पोजीशन पे है ये बी. तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग में. हालांकि जो ए एन प्लस वन है ये डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए एन इज लेस देन ए वन, ये हमें पता है क्योंकि हमारे पास क्या है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ए वन सबसे बड़ा हुआ. बी एन इज ग्रेटर देन बी वन, क्योंकि बी वन आपके पास क्या है, बी टर्म्स क्या है, बी एन टर्म्स क्या है, इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब ये बी वन सबसे छोटी होगी बी एन के लिए और ए वन सबसे बड़ी होगी ए एन के लिए. तो फॉर ऑल एन, और एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ और हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है ए वन इज़ ग्रेटर देन बी वन, तो इसका मतलब ए एन इज़ ग्रेटर देन बी एन, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि ए एन जो है बी एन से बड़ा लिया हुआ है, ये बाय अजम्पशन हमने लिया हुआ है. ठीक है, तो देयरफॉर ए एन इज बाउंडेड बिलो, ए एन जो हो गया वो बाउंडेड बिलो हो गया, बी एन जो हो गया बाउंडेड अबव हो गया. ए एन क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अगर बाउंडेड बिलो हो जाता है तो इसका मतलब वो बाउंडेड है, और अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव हो जाता है तो वो कन्वर्जेंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है. अगर दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है, दोनों की कोई ना कोई लिमिट्स होंगी. तो let us assume, we have assumed here that limit n tends to infinity an is equals to l. ये l को लिमिट है और ये m की लिमिट है. तो अब an प्लस वन की भी क्या होगा, दोनों टाइम हमने दोनों साइड लिमिट्स ले ली. अगर दोनों साइड्स लिमिट्स ले ली तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन. ए एन की लिमिट होती है l, बी एन की लिमिट होती है m, और ए एन प्लस वन की लिमिट आएगी l, क्योंकि ये n टर्म्स वाली सीरीज ए वाली सीरीज है ना, तो ए एन की सीरीज, फिर चाहे ए एन प्लस वन हो, ए एन प्लस टू, एन प्लस थ्री हो, सबकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एल आएगी. तो इसका मतलब क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल प्लस वन, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई एल इज इक्वल्स टू एम. देयरफॉर सीरीज एम ए एन और बी एन दोनों ही कन्वर्ज करेगी एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट. दैट इज, क्योंकि हमारे पास एल इज इक्वल्स टू एम आ गया, दोनों की कन्वर्जन की लिमिट सेम होगी. हालांकि ए एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बी एन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. विद दिस कंडीशन, डू प्रैक्टिस more and more questions. Thank you.